ओके, अब डिस्कस करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट 3 नीट टारगेट 2020 हैं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, उसका थोड़ा आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th जो हमारा है और ये था द वेलोसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोर्स एस, ओके, सोर्स एस एंड ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ओ, ऑब्जर्व है ना ओ, वो इज़ एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एस इज सी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोर्स, तो लाइट एमिट करी उसकी जो वेलोसिटी है दैट ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ओ वो इज़ एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एस इज सी। ठीक है, इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स एस, अगर ये ऑब्जर्वर एस की तरफ मूव करता है विद ए वेलोसिटी इक्वल टू वी, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व्ड विल बी। देखो एक बात और है, इसमें ध्यान रखना, आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जैसे c इज़ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज़ मच मच ग्रेटर देन v। एक तो ये मेरे पास है, मुझे पता है, ठीक है, ओके। और जब ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी ऑब्जर्व करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी होगी मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है v, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलेगी इसको, दैट विल बी c माइनस माइनस का v। ठीक है, तो आंसर इज c प्लस वी, बट हाँ आंसर इसका c प्लस वी है, बट ध्यान रखना, बट c इज़ मच मच ग्रेटर देन v, दैट मीन्स v इज़ मच मच लेसर देन c। ओके, तो ये दिस v गोज़ टू 0, सो आंसर इज सी। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बात और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर बी ही आंसर इसका लगा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको कन्वेंशन या ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ एन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी वी, ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी वी, ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, क्रॉसिस ए स्टेशनरी सोर्स, अच्छा स्टेशनरी सोर्स है, इसको वो क्रॉस करता है, यानी पहले इधर की तरफ फिर उससे निकल जाता है, ये सिचुएशन कुछ हो रही है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय द सोर्स इज एन, देन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी वुड बी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने केस में डिस्कस किया था, तो देखो कर लेते हैं फटाफट फिर भी। f1 जब इनकमिंग वाले पाथ के लिए, f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू है ना, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, तो कितना आ जाएगा जी यहाँ पे v, ध्यान रखा कैपिटल V, ऑप्शन देख के, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। ठीक है, और v नॉट ऑब्जर्वर कौन है, ये है, प्लस v अपॉन कितना, कैपिटल V। सुनी बात, जब दूर जाता है उससे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा n v माइनस v अपॉन कैपिटल V। तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी कितना हुआ, f1 माइनस f2, इट इज़ इक्वल टू n अपॉन v, है ना, v प्लस v माइनस v प्लस v। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है। नाउ इट इज़ इक्वल टू n अपॉन v इंटू, ये मेरे पास कैंसिल आउट इससे, 2v, तो आंसर इज़ 2nv ओवर v। ठीक है, हालांकि ये तो आपको देखते हैं एकदम से रिजल्ट पता होना चाहिए, मैं आपको इतनी तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर आते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जी, ए कार्नोट इंजन हुज सिंक इज़ एट टेम्परेचर 300 केल्विन, देयर इज ए कार्नोट इंजन, उसका सिंक जो है वो 300 केल्विन पर है। तो ये कार्नोट इंजन बना लेते हैं, चलो जी, पहले कार्नोट इंजन है, हाई टेम्परेचर सोर्स T1, लो टेम्परेचर सिंक 300 केल्विन। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है 40%, इन्होंने इतनी दी हुई है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, बाय हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 60%, कि मैं सोर्स टेम्परेचर को कितना करूँ। सपोज करो अब नया सोर्स टेम्परेचर है वो है T1 डैश, ध्यान रखना, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और जबकि सिंक टेम्परेचर इन्होंने उतना ही मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंक टेम्परेचर कितना है हमारे पास, अगेन 300 केल्विन, और जिससे कि इसकी एफिशिएंसी अब कितनी हो जाए भाई,
60%। आसान क्वेश्चन है, बना लेते हैं एक्सप्रेशन। तो पहले वाले से क्या बनेगा एक्सप्रेशन, देखो मैं फटाफट लिख रहा हूँ। 40 अपॉन रिवर्सिबल हीट इंजन है कार्नोट, तो 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 300 अपॉन T1। इक्वेशन है ना, आया समझ में कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है। तो 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन T1। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप मुझसे फास्ट कर सकते हो। तो इससे वैल्यू आएगी 0.6, ये वाली वैल्यू आएगी। और इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 केल्विन, यानी कि जब कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 40% है तो सोर्स टेम्परेचर उस समय पर कितना है 500 केल्विन। अब इस केस के लिए मैं सोर्स टेम्परेचर निकाल लेता हूँ, कितना 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T1 डैश, ठीक है। 0.6 माइनस 1 माइनस का 0.4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन T1 डैश। तो यहाँ से T1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से T1 डैश की वैल्यू आएगी 750 केल्विन। समझ में आई बात। तो पहला सोर्स टेम्परेचर है 500 केल्विन, और जब हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 60% हो जाती है तब सोर्स टेम्परेचर है 750 केल्विन। तो बताओ 500 पहले था, अब 750 है। सोर्स टेम्परेचर कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कितने अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है 250 केल्विन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 250 केल्विन इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो फटाफट 14th पे। द इनिशियल वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ ए गैस आर V and P रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज़ expanded by two different processes such that in each process the final volume becomes 2V, ठीक है। दो प्रोसेस है। इफ़ द वर्क डन इन आइसोथर्मल चेंज इज W1 एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन W2, देन वो तो आसान क्वेश्चन है, तुम्हें पता है। देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व बाय गामा टाइम्स। उसका स्लोप उससे ज़्यादा हुआ तो इससे मैं कह सकता हूँ कि एरिया बाउंडेड बाय या एरिया बाउंडेड अंडर आइसोथर्मल रीजन इज़ मोर देन द एरिया बाउंडेड अंडर एडियाबैटिक रीजन। तो एरिया बाउंडेड अगर आइसोथर्मल रीजन में ज़्यादा हुआ तो वर्क किसके अंदर ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली आइसोथर्मल में। और आइसोथर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें W1 और एडियाबैटिक रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें W2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि W1 इज़ मोर देन W2 बिकॉज वर्क डन for the same property change, work done for the same property change is more for isothermal than in adiabatic. W1 is more than W2। ये तो सीधा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब लोग आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द टू कर्व्स आर गिवन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर T1 है, ये दूसरा एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर T2 है। PV कर्व ऑब्वियसली, तो देखते हैं आंसर है। इनमें क्या रिलेशन है, T1 इज लेस देन क्या T2। बहुत आसान क्वेश्चन, T1 इज लेस देन T2। क्वेश्चन नंबर देखो फटाफट 16। ए सिस्टम इज गिवन 400 कैलोरीज ऑफ हीट। हीट गिवन टू द सिस्टम Q इज इक्वल टू 400 कैलोरीज, हमने हीट दी, ठीक है भाई। एंड 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम 1000 जूल, यानी दोनों को दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, आसान है क्वेश्चन, लगाओ Q बराबर क्या W प्लस डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कितनी हीट गिवन है 400 कैलोरी, कैलोरी इंटू कितना 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। कन्वर्ट करने के लिए बस ध्यान रखना 1000 और प्लस कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी वैल्यू हुई 400 इंटू 4.2, ये कितना हुआ 400 इंटू 4.2 दैट इज़ 1680 है ना। माइनस एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना ना बच्चों। तो कितना है आपके पास आंसर 680 क्या जूल, 680 जूल इसका आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर अब देखो 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है स्टेटमेंट 17 का। ए गैस ऑफ गिवन मास इज ब्रॉड फ्रॉम A टू B अलॉन्ग 3 पाथ 1 2 3 है ना। अच्छा, A से B पर ले गया है, एक इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, ठीक है। एज ऑन इन द फिगर, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेसेस इज गिवन बाय W1 W2 W3 है ना।
W1 is the amount of work done for the path 1, W2 is the amount of work done for the path 2, W3 is the amount of work done for the path 3। देन तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, तो आपने कर दिया होगा आपने। देखो एरिया बाउंडेड किसके अंदर ज़्यादा है, ऑब्वियसली 3 के अंदर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, 3 ने एरिया ज़्यादा बाउंड करा है PV कर्व के लिए। उसके बाद किसने एरिया बाउंड ज़्यादा करा है, 2 ने। और सबसे कम एरिया बाउंड किसके नीचे का है, 1 का। तो मैं बोल सकता हूँ कि W3 इज़ मोर देन किसके, W2 इज़ मोर देन W1। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आओ फटाफट 18th पे। द प्रेशर ऑफ द गैस फील्ड इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। ओके, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर कौन सा होता है, विच ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग देन द प्रोसेस दैट विल बी एडियाबैटिक। ठीक है, प्रेशर P है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है T। प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो इज गामा। ओके, तो आपको मेरे से बताना है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस इस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एंड PV इज इक्वल टू कितना, nRT। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो P और T में रिलेशन बनाना है आपको, P और T में, और यहाँ पर V भी आ रहा है। तो P इंटू V की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, nRT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कितना, C। समझ में आई बात, यानी P की पावर 1 माइनस गामा, N की पावर गामा, R की पावर गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट C। यानी P की पावर 1 माइनस गामा, C अपॉन N की पावर गामा अनदर कांस्टेंट, C अपॉन R की पावर गामा अनदर कांस्टेंट, इनटू कितना T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बना तुम्हारे पास, C। क्वेश्चन नंबर 19th। देखो 19th क्वेश्चन फटाफट। एन आइडियल सिस्टम कैन बी ब्रॉट फ्रॉम स्टेज A टू B, A से B तक ले गया है अकॉर्डिंग टू 4 पाथ एज ऑन इन द फिगर। द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज़ मिनिमम। देखो A से हर बार हम लोग लेके जा रहे हैं B पर, तो एक बात ध्यान रखना, आपको बताया भी था मैंने, इंटरनल एनर्जी इज़ ए पॉइंट फंक्शन। वो केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। इंटरनल एनर्जी जो होती है पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, यानी हर प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू तो सेम है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि क्या है मेरे पास, A से शुरुआत करके आप B पे जा रहे हो, पॉइंट फंक्शन इंटरनल एनर्जी। वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शंस। अब A से यानी इंटरनल एनर्जी का कोई पंगा है नहीं, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q बराबर W प्लस डेल्टा U, और हर किसी पाथ के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है मेरे पास, उसमें कोई चीज़ है ना, बराबर ही होगा। यानी कि अब कह रहा है कि द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज मिनिमम। एनर्जी उसी प्रोसेस में मिनिमम होगी जिसमें वर्क डन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। बात मानते हो नहीं मानते हो, वर्क डन मिनिमम किस में होगा, दिख रहा है आपको, कौन से में वर्क डन सबसे मिनिमम है, क्या ACB में वर्क सबसे मिनिमम है, नहीं, इसने तो सबसे ज़्यादा एरिया बाउंड किया है। सबसे कम जो वर्क होगा वो होगा AFB। क्यों, क्योंकि A से F तक कितना वर्क है, 0 आइसोकोरिक प्रोसेस, F से B कितना वर्क है, ये मेरे पास सिर्फ इतना प्रोसेस वर्क, सबसे कम एरिया बाउंड किया है। सो द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज मिनिमम फॉर द पाथ AFB बिकॉज वर्क डन बाय द पाथ, वर्क डन बाय द सिस्टम फॉर द पाथ AFB इज आल्सो मिनिमम। तो पाथ AFB, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है भाई D। क्वेश्चन नंबर आओ 20 फटाफट। क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सितार वायर इज़ 440 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी एक सितार वायर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 440 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज में लिख सकता हूँ। ओके, इफ़ द सितार प्लेयर रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द वायर बाय 1/5। ठीक है, मैंने मान लिया अभी स्टार्टिंग में इसकी लेंथ L के बराबर है, और जो सितार प्लेयर है ना, उसने इसकी जो लेंथ है वो 1/5 कम कर दिया है, यानी L2 इज इक्वल टू L माइनस L/5, ये तो कहना चाह रहा है वो। तो L2 इज इक्वल टू कितना, 4L/5। ठीक है भाई, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव कौन सी, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्या आया था उसका रिजल्ट, F1 इज इक्वल टू NV/12, याद है। एन इज़ द नंबर ऑफ हार्मोनिक, मैं मान रहा हूँ कि दोनों को दोनों सेम हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी, 441 के लिए लेता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, इंटू V/2L, 2 इंटू L, यानी V/L की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई, 880 रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें लगा लो, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू जाएगी, N की वैल्यू अगेन 1, V/ कितना 2L2, यानी कि F2 इंटू 2 इंटू L2 की वैल्यू कितनी है, 4L/5 इज इक्वल टू V। तो कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना। तो F2 इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई,
यानी F2 इंटू कितना 8/5 इज इक्वल टू V/L, और यानी F2 इंटू 8/5 और V/L की वैल्यू कितनी है 880, यानी कि ये मेरे पास 550। ठीक है, कितना आंसर आया 550 हर्ट्स नई फ्रिक्वेंसी। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 550 माइनस 440, यानी कितना 110। तो यानी 110 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी 110 हर्ट्स, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।